तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं की नस्ल सुधार कर बढ़ाए दूध उत्पादन। फसलों को कीटों से बचाएगा टाइकोग्राम कार्ड। किसान भाइयों, वैसे तो दुधारू पशुओं के पालन से प्रदेश के हर दूसरे से तीसरा किसान जुड़ा है, लेकिन अक्सर किसान देसी पशुओं को ही पालते हैं जिनकी दूध उत्पादन क्षमता काफी कम होती है। साथ ही इनमें प्रजनन संबंधित कई समस्याएं भी आती हैं। ऐसे में अगर किसान भाई इन दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराएं तो न केवल उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त होंगे, साथ ही दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के और क्या फायदे हैं और इसे कैसे करवाना है, इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कृत्रिम गर्भाधान, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। गायों को उनके हीट का जो साइकिल है, 21 दिन पे गाय हीट में आती है और उस समय हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान कर्मी हैं वो उनको गर्भाधान कराते हैं, उनमें सीमेन रखते हैं कृत्रिम रूप से। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी कला है जिसमें सांड से वीर्य लेकर उसको विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से संचित किया जाता है। यह संचित किया हुआ वीर्य तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस संचित किए हुए वीर्य को मादा के गर्भाशय में रखने से मादा पशु का गर्भाधान किया जाता है। गर्भाधान की इस क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। तो इसके बहुत से फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल ब्रीड है और जो कम दूध देने वाली गायें हैं उनका हम लोग जो है अपग्रेडेशन एक तरह से करते हैं। उनसे जो है कि अगर हम लोग नॉर्मली लोकल सांड से उनका जो है कि गर्भाधान करवाते हैं तो लोकल ब्रीड होता है जो कि कम दूध देने वाला सांड का ब्रीड है। तो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो जो सीमेन हम लोग देते हैं वो अच्छे नस्ल के बुल का, अच्छे नस्ल के सांड का होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि हमारी जो बछिया होगी वो अपग्रेडेड होगी। दूसरा फ़ायदा है कि जो सांड होता है वो क्या होता है कि बहुत से डिफरेंट गाय से उसका संपर्क होता है और हम लोग को पता नहीं है कि इस क्रम में वो किसी बीमार गाय से, जिस गाय को मादा प्रजनन सिस्टम का रोग है, उससे अगर उस सांड का संपर्क हो गया है तो वो एक सांड उस बीमारी को अनेक गाय में फैला सकता है। कृत्रिम गर्भाधान कर्मी जो भी सामान उपयोग करते हैं वो डिस्पोजेबल होता है, वो एक बार उपयोग करके वो नष्ट कर देते हैं, इसलिए किसी तरह के बीमारी का प्रसार रुक जाता है। गायों में जब वो हीट में आती है तो उसके 16 घंटा के बाद हम लोग चाहते हैं कि गर्भाधान कराया जाए, उसको सीमेन दिलवाया जाए। सपोज हम गांव में हैं और उस समय हम सांड को खोज रहे हैं और सांड मिल नहीं रही है तो हमारा वो हीट हम मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कृत्रिम गर्भाधान कर्मी को पहले से कर रखा है तो वो सही समय पे सीमेन देके हमको जो है कि वो हमारा गर्भाधान करवा सकता है। अगर प्राकृतिक विधि की बात करें तो इसमें एक सांड द्वारा एक वर्ष में 60 से 70 गाय या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड के वीर्य से
हजारों गायों या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। इस विधि में धन और श्रम दोनों की अच्छी बचत होती है। तो हम लोग सीमेन में ही एक्स और वाई को सेग्रीगेट करते हैं और केवल एक्स वाला एक्स क्रोमोजोम वाला सीमेन रखते हैं। उसमें 99% एक्स क्रोमोजोम रहता है, ऑलमोस्ट वाई क्रोमोजोम हम लोग हटा दिए रहते हैं। और वैसा सीमेन से अगर हम लोग गाय को कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो बछिया जन्म लेने की संभावना ऑलमोस्ट 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 95% बछिया जन्म लेने की संभावना रहती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रशिक्षित अथवा पशु चिकित्सक की आवश्यकता होती है तथा तकनीशियन को मादा पशु के प्रजनन अंगों की जानकारी होना जरूरी है। इस विधि में सावधानी बरतने तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोएं एवं साफ करें। गर्भाशय द्वारा अंदर छोड़ें। कृत्रिम गर्भाधान गन प्रवेश करते समय ध्यान रखें कि यह गर्भाशय हरण तक ना पहुँचे। गर्भाधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। सभी पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान संबंधित रिकॉर्ड रखें। तो कृत्रिम गर्भाधान अगर हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन से करवाते हैं तो जो है कि हम लोग बाछी का परसेंटेज प्राप्त करने का संभावना ज्यादा होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आजकल फसलों में कीट नियंत्रण के लिए समेकित विधि की बात की जा रही है, क्योंकि केवल रासायनिक नियंत्रण से जहां एक ओर कीटों में रसायन के प्रति सहनशीलता बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये रसायन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अब किसान ट्राइकोग्रामा कार्ड से भी कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्या है ट्राइकोग्रामा कार्ड और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार। ट्राइकोग्रामा एक सूक्ष्म ततैया है जो कि अपने दुश्मन कीट के अंडे में अपना अंडा देकर या इसका मादा इसका नर जो है वो भक्षण करता है अपने शत्रु कीट के अंडों का। बहुत ही बढ़िया है। ये लक्षित कीट पे ही आक्रमण करता है, बिना लक्षित कीट पे ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ट्राइकोग्रामा अति सूक्ष्म आकार का एक मित्र जीव कीट है जिन्हें खेतों में आसानी से देख पाना कठिन है, परंतु प्रयोगशालाओं में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसका बहुगुणन प्रयोगशाला में किया जाता है तथा बाद में इन्हें खेतों में छोड़ दिया जाता है। ये एक प्रकार का अंड परजीवी मित्र कीट है जो शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा डालकर उन्हें अंडावस्था में ही नष्ट कर देता है और शत्रु कीट के अंडे से इनका मित्र कीट ट्राइकोग्रामा का वयस्क बाहर आता है जो पुनः शत्रु कीट में अपना अंडा देता है। ट्राइको कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमको कुर्सारा सिफोलोनी का एक जो भंडारगिरी का कीड़ा है उसका अंडा का जरूरत पड़ता है। उसके लिए हम लोग बहुत उत्पादन करते हैं, बड़े पैमाने पे बहुत उत्पादन करते हैं, जिसमें एक बॉक्स में क्या करते हैं कि हम लोग उसको कृत्रिम खाना है वो देते हैं। कृत्रिम खाना में हम लोग देते हैं बाजरा 2.5 किलो एक बक्से में, 150 ग्राम आपका मूंगफली का चूरा, और उसमें हम लोग फिर मिलाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन आधा ग्राम और ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम प्रति बक्सा, और इन सब को मिला के हम लोग समान भाव से उसको सतह को प्लेन कर देते हैं और उसके ऊपर कहीं से शुरू में खोजना पड़ेगा कुर्सारा के अंडे को, और उसको किसी प्रयोगशाला से आपको लेना पड़ेगा। और उस अंडे को हम लोग क्या करते हैं, प्रति बक्सा 1 सीसी, जो कि हमारा मेजरिंग सिलेंडर जो नापक
नापने की जो सिलेंडर है उसमें हम लोग 1 सीसी का 1 ml 1 सीसी के बराबर होता है, तो उसको हम लोग समान भाव से सभी तरफ बॉक्स में छींट देते हैं। और छींटने के बाद आपके जो वातावरण है उसमें करीब 40 दिन के बाद अंडे से ततैया बनने लगती है, निकलने लगती है, जिसको कि मैंने पहले दिखाया था। अंडे देने वाले बक्से में उसको रखते हैं संग्रहित कर, और फिर अंडा जब देती है तो उसको फिर हम लोग अंडे को हम लोग झाड़ के साफ करके फिर से कार्ड में चिपकाते हैं। कार्ड में चिपकाने के बाद उसको हम लोग 30 वाट के यूवी लाइट में स्टरलाइज करके उसको स्टरलाइज करके फिर उसको प्रयोग करते हैं। हम लोग प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें हम लोग मदर कल्चर जो होता है उसको लगाते हैं, जिसमें कि वो परिजीवित हो जाए और वो तैयार इस तरह से होता है। ट्राइकोकार्ड ट्राइकोग्रामा परजीवी प्रयोग की मात्रा। नाशी जीवों से फसल सुरक्षा हेतु 50,000 ट्राइकोग्रामा केलोनिस प्रजाति से आच्छादित ट्राइको कार्ड को 10 दिन के अंतराल पर छोड़ा जाता है, या 1 से 1.5 लाख परजीवी अंडे 1 हेक्टेयर खेत में छोड़े जाते हैं। पूरी फसल अवधि में 4 से 6 बार ट्राइको कार्ड लगाने की जरूरत पड़ती है। इसका प्रयोग हम लोग धान पे, मक्के पे, गन्ने पे, टमाटर इत्यादि पे करते हैं। धान पे जो करते हैं उसके लिए 2 कीड़ों पे ये होता है, एक तनावेधक एवं पत्ता लपेटक। तनावेधक के लिए हम लोग 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, जिसका कि प्रयोग अगर लक्षण दिखे या अगर पहले से विदित हो कि हमारे यहाँ तनावेधक लगता है खेत पे, तो रोपा करने के 21 से 22 दिन के बाद आप एक बार जो मात्रा मैंने बताई 1 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से उसका प्रयोग करें। 1 सप्ताह बाद पुनः इसको दोहराएं, 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से इसको दोहराएं। अगर पत्ता लपेटक का प्रकोप है तो ये मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें 1.5 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से हो जाते हैं। 1.5 लाख प्रजीवित अंडे या 8 कार्ड प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उपयोग होता है। उसी तरह से मक्के के खेत के लिए अंकुरन के 12वें दिन पे 8 कार्ड प्रति हेक्टेयर या 1.5 लाख अंडा प्रति हेक्टेयर प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। और दूसरा 12वें दिन पे अंकुरन के 12वें दिन पे पहला और 22वें दिन पे दूसरा इसका प्रयोग करें। टमाटर में आपका जो फल वेधक कीट होता है इसका आप प्रयोग पौधे के रोपण के 20 से 25 दिन के बाद आप शुरू कर दें। उसमें 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से इसका प्रयोग होता है, या आप ऐसा कह लें कि 2.5 से 3 कार्ड प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। सप्ताह के अंतराल पे इसको बदलते रहें, क्योंकि ये जब तक फल तोड़ते रहें आप इसका प्रयोग करते रहें। जब फल खत्म हो जाए तब लगाना बंद कर दें, क्योंकि उसका जो इल्ली है वो आपके टमाटर को बर्बाद कर देगा। ट्राइकोग्रामा कार्ड के लाभ। इसे प्रयोग करना बहुत ही सरल है और ये वातावरण के अनुकूल एवं सुरक्षित है। मित्र कीटों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता है। यह अत्यधिक न्यूनतम लागत पर शत्रु कीटों का प्रभावी नियंत्रण करता है। इसकी लागत भी कीटनाशक की अपेक्षाकृत कम होती है। ट्राइकोग्रामा प्रजाति का कोई भी विषाक्त प्रभाव मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। इसके प्रयोग से लाभदायक कीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और इसके प्रयोग से कीटों में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता है। इसे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 दिनों तक रखा जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका कुछ सावधानियां इसमें रखने वाली है। ये सबसे पहले तो इसको शाम के समय लगाना चाहिए, क्योंकि और लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो इसमें सीधा इसमें धूप ना पड़े। दूसरा,
आप उसमें परजीवीकरण निकलने की तिथि देख लें और देख के ही डालें। तीसरा, पानी में ना भींगे। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन ऐसे करके लगाएं कि इसमें धूप और पानी के अंदर डूबा हुआ ना रहे। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश लगभग साफ रहेगा और तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है। जो किसान भाई विभिन्न फसलों की बुआई कर चुके हैं और अगर अंकुरण समान रूप से नहीं हो पाया हो तो खाली जगहों में पुनः बीज बोएं, या अगर एक ही जगह पौधों की संख्या अधिक हो गई हो तो उसे उखाड़कर खाली जगह में लगा दें। साथ ही साथ 20 से 25 दिन पहले बोई गई फसल में निकाई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई एवं यूरिया का छिड़काव करें। जो किसान भाई धान काटने के बाद खाली हुए खेतों में गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे इसकी पिछेती किस्मों का ही चयन करें। पिछेती किस्मों में HI 1544, HI 1563, DBW 107, HD 3118 का चयन कर सकते हैं। तापमान में कमी होने से विभिन्न सब्जियां फसलों में लाही कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। प्रारंभिक अवस्था में इन कीटों का नियंत्रण नीम से बने कीटनाशी दवा का छिड़काव करके किया जा सकता है, परंतु कीटों की संख्या अधिक हो जाने पर कीटनाशी दवा प्रोफेनोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जो किसान भाई अगात आलू की फसल लगाए हैं वे आलू की फसल के बाद खाली हुए खेतों में गेहूं या प्याज की खेती करें। पालतू जानवरों के लिए हरा चारा फसलों की बुआई करें। चना की फसल में बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद फूल आने से पहले खोटाई, जिसे नीपिंग भी कहते हैं, जरूर करें। इससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और अधिक शाखाएं निकलती हैं, जो ज्यादा से ज्यादा फूल एवं फली धारण करती हैं और फसल के उपज में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ खोटे गए पत्तियों को साग के रूप में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चने की खुटाई उसी खेतों में करें जहां पर मिट्टी में समुचित नमी हो और पौधों की बढ़वार भी ज्यादा हो। सरसों की फसल जो कि 25 से 30 दिन पहले बोई गई हो उसमें यूरिया का छिड़काव करें। अगर अंगमारी रोग का लक्षण दिखाई पड़े तो अविलंब फफूंदनाशी दवा मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों ने अगात सब्जी मटर की फसल लगाई है उसमें चूड़िल आसिता या पाउडरी मिल्ड्यू रोग के आक्रमण की संभावना रहती है। इस रोग में पत्तियों, फलों एवं तने पर सफेद चूर्ण दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर किसान भाई टेराथेन दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भूपरडीह, जिला गिरिडीह के कृषक राकेश साहू ने। ये रेशम कीट के कोषों की कटाई और भंडारण के बारे में जानकारी चाहते हैं।
तो राकेश साहू जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरावस्था का कीट पालन तसर के जीवन चक्र में एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है और इस दौरान अगर आप फसल की देखरेख काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उत्पादन बहुत अच्छा होगा। इसमें 4-5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि सबसे पहला कि किसी भी दशा में हम एक पौधे पे 35 से 40 कीटों से ज़्यादा न डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा कीटों को डालेंगे तो कीट में स्टार्वेशन होगा और भूखा रहने के क्रम में कीट को कोसा बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी और पत्तियों का अभाव होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है किसान भाइयों कि जब भी हम किसी मृत कीट को देखते हैं, ऐसा कीट जो कि जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे कीटों को तत्काल कीट पालन प्रक्षेत्र से अलग हटा दें। 3 फीट गहरा गड्ढा अन्यत्र स्थान पे खोद करके और उसके अंदर से उसमें ब्लीचिंग पाउडर और चूना डाल करके फिर उस गड्ढे को ढक दें। तसर कीट पालन का काम जून और जुलाई महीने में मॉनसून की बारिश प्रारंभ होते ही शुरू हो जाता है। पहली फसल बीजू फसल कहलाती है, जिसमें 35 से 40 दिन में कोसा तैयार हो जाता है और द्वितीय फसल अक्टूबर और नवंबर महीने में प्रारंभ हो जाती है। यह व्यावसायिक फसल कहलाती है। फिलहाल अभी दूसरी फसल में कोसों का निर्माण हो रहा है। निर्माण के लिए कीट 2 से 3 पत्तियां इकट्ठा कर हैमक यानी आधार का निर्माण करता है। इसीलिए जरूरी है कि अंतिम अवस्था में कीटों को पर्याप्त पत्ती वाले पेड़ों पर रखें। अब हम आते हैं कोसा बनाने के क्रम में। जब एक कीट पालन की अवस्था में कीट ऐसी दशा में आता है कि जिस समय पे कोसा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसके पहले कीट अपने शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देता है डेफिकेशन के थ्रू। इसके बाद कीट को एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पे कीट हैमक फॉर्मेशन करके प्लस उसके अलावा पेडंकल का निर्माण करके कोसा का निर्माण शुरू करता है। अच्छे पत्तियों की टहनियों के बीच में जाकर के वो कोसा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला होता है। तो ऐसी दशा में अगर हम कीटों को डिस्टर्ब करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करेंगे, तो निश्चित रूप से कोसा बनाने का क्रम डिस्टर्ब हो जाएगा और उनके कोसा अच्छी गुणवत्ता के नहीं होंगे। इसके बाद किसान भाइयों सबसे अच्छा आता है कि आपके कोसा के कलेक्शन का कार्य। कोसा को जब काटने की प्रक्रिया आप प्रारंभ करते हैं, जैसे ही 4-5 दिन तक कोसे का स्पिनिंग का कार्य कीड़ के द्वारा किया जाता है, उससे 1 सप्ताह के उपरांत ही आप कोसा कलेक्शन का कार्य प्रारंभ करेंगे। हमेशा साफ मौसम में ही तैयार कोसों की कटाई करें। अगर कोसों बारिश में भीग गए हों तो बारिश समाप्त होने के लगभग 6 से 8 घंटों बाद कोसों की कटाई करें। कोसों की कटाई हमेशा तेज धार वाले सिकेटियर से करें। और इसके दौरान हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब कीट का स्पिनिंग की अवस्था है और कोसा काटने का क्रम है, तो हम 1 या 2 कोसे को काट करके देख लें कि उसमें कोसा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है कि नहीं। अगर प्रारंभ हो चुकी है, हम तत्पश्चात कोसा के कलेक्शन का कार्य प्रारंभ करते हैं और उसको काटने के बाद 100 कोसों की एक माला बनाते हैं और उस माला बनाते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहला कि जो उसमें फ्लिमजी और कमजोर कोकून होते हैं, कट कोकून होते हैं, बीमारी ग्रस्त कोकून होते हैं और ऐसे कोकून जिनका शेप अच्छा नहीं है, डबल कोकून है, इस तरह के कोकून को हम उससे अलग कर लेते हैं। केवल एक ग्रेड के उच्च गुणवत्तापूर्ण कोकून का ही इस्तेमाल हम कोसा को ग्रेनेज उत्पादन के लिए करते हैं। आमतौर पर किसान भाई कोसों की कटाई के बाद सभी कोसों को एक साथ मिला देते हैं। ऐसे में कई बार स्वस्थ कोसों के साथ रोग ग्रसित कोसे भी मिल जाते हैं, जिससे पेब्रीन जैसे घातक रोग फैलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसीलिए कोसों की कटाई के बाद श्रेणीकरण जरूर करें और तैयार कोसों की जांच अवश्य करवाएं। लेकिन सबसे उच्च गुणवत्ता का जो कोसा होता है उसको हम बीजागार के लिए उपयोग में लाते हैं और उसको बीजागार में ले जाकर के संरक्षित कर देते हैं। इन कोसों से फिर तितली का इमरजेंस होगा अगले साल जून जुलाई में और उस समय पे हम उससे फिर अंडा बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो अगर कोसों के उच्च क्वालिटी के अच्छे गुणवत्ता वाले कोसे का चयन अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आने वाले दिनों में हमारा बीज उत्पादन प्रभावित होगा।
कोसों की कटाई की छंटाई के बाद अक्सर किसान अच्छे कोसों को बीजागार ले जाते हैं, जहां पर उनका प्रयोग अगली फसल के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को भंडारण कहा जाता है। इस दौरान किसानों को काफी सतर्कता से काम करना चाहिए। अगर बीजागार में कोसों को रखना हो तो बीजागार को साफ और स्वच्छ स्थान पर बनाएं और बीजागार में कीट पालन के दौरान उचित आर्द्रता और तापक्रम युक्त वातावरण बनाएं, क्योंकि इसमें की गई लापरवाही आपकी आगामी फसल को भी प्रभावित कर सकती है। दूसरा किसान भाइयों, ऐसे किसान भाई जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, अपने कोसे का उपयोग करना चाहते हैं, मार्केट में बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कमर्शियल क्रॉप किया है, उसके लिए क्या व्यवस्था है कि आप कोसा बना करके कोसा के उपरांत उसको ले जा करके धूप में सुखा लें, अपने नजदीकी केंद्र में जहां कोसा की बिक्री की सुविधा है वहां पे बेच दें। कि अच्छे और उच्च गुणवत्ता के ही कोसे का चयन करें, जिससे आने वाले दिनों में आपको अच्छे से अच्छा सीड का उत्पादन हो, आपका बीज भी अच्छा उत्पादित हो और आने वाले दिनों में आपको का लाभ मिले। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी